गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एसकेडी इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे। क्लास 12th बायोलॉजी में पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। दूसरा चैप्टर का दो पार्ट आप भी ख़त्म हो चुका है। अब हम ये तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर का ही। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत क्या क्या बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कौन से सहायक अंग होते हैं, कौन से आवश्यक अंग होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छी तरह से जाना था। और फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन लैंगिक जनन में आवश्यक रूप से भाग लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने जाना था। सेकेंड वीडियो में हमने जाना कि फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि पुमंग और जायंग, एंड्रोसियम और गैनोसियम, उसमें हमने देखा कि जो पुमंग वाला पार्ट है यानी मेल पार्ट, वो कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्रिया होती है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से जानी। जैसे कि परागकोश में परागकण का निर्माण होना, और वो परागकण कैसे निर्माण हो रहा है, परागकण की संरचना क्या होती है, और वर्तिकाग्र पर आके, मतलब ये सारी चीज़ें हमने परागकोश परागकण के बारे में सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से सेकेंड वीडियो में जाना था। थर्ड वीडियो में हमें ये जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो आवश्यक अंग है, आवश्यक अंग का एक पार्ट है जायांग, गैनोसियम, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे एक अंडाशय के अंदर कैसे बीजांड में फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है, और वह फीमेल गैमेट कैसे फर्टिलाइज हो रहा है, मतलब कैसे फ्यूजन हो रहा है उनमें, और फ्यूजन के बाद कैसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया हम इस पार्ट थर्ड वाले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में गैनोसियम को। तो हम स्टार्ट करते हैं गैनोसियम का, यानी फ्लावर का फीमेल पार्ट जो गैनोसियम है। ठीक, ये गैनोसियम जैसे कि इस तरीके से जायांग क्या होता है कि पुमंग का मादा भाग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ये तीनों पार्ट्स इसके फीमेल गैमेट के अंतर्गत आता है, मतलब फ्लावर का फीमेल गैमेट के अंतर्गत, फ्लावर का फीमेल पार्ट के अंतर्गत ये तीनों आवश्यक पार्ट हैं, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय। ठीक, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इसमें देखना है कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, जिसमें मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट उपस्थित होता है। यहाँ देखते हैं हम कि अंडाशय है जो, ये एक पूरा फीमेल पार्ट है, जो यहाँ दर्शाया गया है स्टिग्मा को, स्टाइल को, ठीक, वर्तिका यानी वर्तिकाग्र एंड वर्तिका, ये दर्शाया गया यहाँ पे। और इसके अंदर उपस्थित होता है, ये पूरा ओवरी पोर्शन है, पूरा ओवरी पोर्शन है, और इसके अंदर उपस्थित होता है बीजांड, ये पूरा बीजांड उपस्थित होता है। कई सारे बीजांड होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे बीजांड हैं इसके ओवरी के अंदर, कई सारे बीजांड बने होते हैं राउंड राउंड शेप में। इसी का हम जूम करके थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस इसके अंदर हो रही है। इसको हमने जूम किया तो इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि बाह्य आवरण, ठीक, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। आउटर इंटेगमेंट मतलब जो बीजांड है उसका आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। बाह्य आवरण में
इसकी राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है और अंतः आवरण में 2 लेयर होती हैं, मतलब अंदर जो अंतः आवरण होता है उसकी अंतः आवरण के बाद उपस्थित होता है जो गैमेट्स का निर्माण होता है, फीमेल गैमेट्स, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ठीक, बाह्य आवरण या फिर इसमें हम देखते हैं कि जो बीजांड होता है वह बीजांड वृत्त यानी फ्यूनिकल के माध्यम से अंडाशय से चिपका होता है। फ्यूनिकल के माध्यम से, बीजांड वृत्त के माध्यम से अंडाशय से अटैच होता है। और इसमें देख रहे हैं हम कि बाह्य आवरण और इनर आवरण दोनों के बीच नीचे वाली साइड में एक खाली सा स्थान है जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार, जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ठीक, इस माइक्रोपाइल है मतलब, और इसके जस्ट अपोजिट वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं कि ये निभाग है, जिसे हम अंग्रेजी में चलाजा कहते हैं। ये निभाग वाला पार्ट है। ये निभाग यानी निभाग जिसे हम चलाजा कहते हैं, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट होता है। बीजांड वृत्त का कार्य क्या होता है? यह बीजांड को अंडाशय से अटैच किया होता है। अब हम देखते हैं इंटरनल इंटेगमेंट में क्या होता है। इंटरनल इंटेगमेंट में कई सारे हमें कोशिकाएं देखने को मिल रही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 कोशिकीय, मतलब 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था हो रही है। किसके अंतर्गत? बीजांड का है, यानी न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर की जो भ्रूणीय अवस्था होती है वो कैसी होती है? 7 कोशिकीय, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था होती है। ये दोनों क्या है? केंद्रक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरे बीजांड काय के अंदर भ्रूणीय अवस्था कैसी होती है? तो हम कहेंगे 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था होती है, जिसमें 3 कोशिका जो होती हैं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित होता है। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित होता है, जिसमें सबसे बीच वाली कोशिका होती है अंड कोशिका कहलाती है, यानी फीमेल गैमेट। अंड कोशिका यानी फीमेल गैमेट। और जो साइड में 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, ये 2 साइड की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। अंड कोशिका के साइड में जो कोशिकाएं स्थित होती हैं उसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। अब इसके अपोजिट वाले पोर्शन में बात करते हैं। यहाँ पे भी 3 कोशिकाएं उपस्थित हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। ठीक, और इसके बीच में उपस्थित होता है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 केंद्रक हैं। कोशिका एक ही है पर केंद्रक क्या है? यहाँ पे 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इन्हें द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश की ये एम्ब्रियो सैक की पूरी अवस्था है। ठीक, इसके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है, मतलब फीमेल गैमेट, इसे अंड कोशिका कहते हैं। और जो द्वितीयक केंद्रक होता है यहाँ पे, फिर इसके बाद निभाग की साइड होता है प्रतिमुख कोशिकाएं, जिसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ें पूरी स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि अंडाशय, जो अंडाशय होता है, यह स्त्री केसर का आधारी भाग होता है। स्त्री केसर का आधारी भाग होता है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय सामान्यतः फूली हुई संरचना होती है। अंडाशय एक सामान्यतः फूली हुई संरचना होती है। ठीक, जिससे एक लंबी एवं पतली वृत्त जैसी संरचना निकली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं?
वर्तिका, एक पतली संरचना निकली होती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी संरचना होती है। फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी संरचना होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। इसमें हमने देखा कि फ्लावर की जो संरचना होती है उसमें मेल पार्ट्स, यानी ये जो मेल पार्ट्स दिख रहा है, इस मेल पार्ट्स को भी जान लिया। अभी हमने तुरंत क्या जाना है? गैनोसियम, यानी ये वाला पार्ट्स पूरा जाना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। मतलब एक बीजांड, एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड होते हैं और उस बीजांड के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी कोशिका चीज़ें हमने स्पष्ट रूप से जाना है। तो हमने दो दो मतलब जो इसके आवश्यक अंग है, फ्लावर के आवश्यक अंग है, जैसे गायनोसियम यानी ये मेल पार्ट्स और ये फीमेल पार्ट्स, दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से जाना। अब हम जानते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो अंडाशय के अंदर कैसे, मतलब जो कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे ये फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो रहा है, कैसे कोशिकाएं अलग अलग रूप से व्यवस्थित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं हम। अब हम देखते हैं कि इसमें गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि मेगा शब्द जहाँ भी आए तो हमें समझना चाहिए कि यह फीमेल गैमेट की बात हो रही है। मेगा शब्द हमेशा किसे इंडिकेट करता है? फीमेल गैमेट को। और माइक्रो शब्द किसे इंडिकेट करता है? हमेशा मेल गैमेट को। यानी जब कहीं भी माइक्रो शब्द आए तो समझना चाहिए कि वो किसे इंडिकेट कर रहा है? मेल पार्ट्स को। अब मेगा शब्द आ रहा है यानी फीमेल पार्ट्स के लिए। ठीक, इसमें हमें जानना है मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन यानी मेल गैमिट। गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा। ठीक, यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, यानी फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट गुरु बीजाणु पुष्प के जायांग के अंतर्गत होता है। पुष्प के जायांग के अंतर्गत होता है। कौन? गुरु बीजाणु। बीजांडकाय के बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका होती है जिसे अधस्तरी कोशिका कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका होती है जिसे अधस्तरी कोशिका कहते हैं। बीजांडकाय, ये अभी हमने जाना, इसके पहले पीछे ये देखा कि जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका है। मतलब यहाँ देखते हैं बीजांडकाय, इसके अंदर एक कोशिका है जिसे हम क्या कहते हैं? अधस्तरी कोशिका। इस अधस्तरी कोशिका, यह अधस्तरी कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती है, यानी दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे पहली कोशिका कहते हैं। पहली कोशिका बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, यानी स्पोरोजिनस सेल। और दूसरे को भित्तीय कोशिका कहते हैं। कौन? बीजांडकाय के अंदर उपस्थित एक अधस्तरी कोशिका होती है और यह अधस्तरी कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। और यह कोशिका पहली बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी क्या है? भित्तीय कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक, पहले देखते हैं भित्तीय कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये
विभाजित होकर दो कोशिका बना रही है। एक क्या है, बीजाणु जनन कोशिका, दूसरा भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। पर जो बीजाणु जनन कोशिका होती है वह क्या होता है, बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। बिना विभाजन के ही किसकी तरह कार्य करता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और यह गुरु बीजाणु कोशिका में ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। यानी अब इनमें जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, जो मात्र कोशिका की तरह कार्य कर रही है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन, और यह अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहाँ देखते हैं कि एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो रहा है, 4 कोशिका का निर्माण हो रहा है। यह 4 कोशिका का निर्माण हो रहा है। जो ये चारों कोशिकाएं क्या है, अगुणित कोशिका होती हैं। अगुणित कोशिका जाहिर सी बात है अगुणित ही होंगे, यानी हैप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड तो होंगे नहीं, क्योंकि डिप्लॉयड उस कंडीशन में होंगे जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आ करके फ्यूजन करेगा, तब जाके दोनों कोशिकाएं मिलके डिप्लॉयड कंडीशन में आती हैं। अभी ये क्या है, अगुणित है, द्विगुणित नहीं है। ठीक, धीरे धीरे ये जो कोशिका होती है, मतलब 4 कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक ही कोशिका बचती है। एक ही कोशिका बचती है जो गुरु बीजाणु धीरे धीरे, मतलब एक ही कोशिका बचती है और वही क्रियाशील होती है। और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि करता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करके इनमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के माध्यम से 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। और यह दो कोशिकाएं जो बीजांडकाय के अंदर उपस्थित होती हैं। ठीक, बीजांडकाय के अंदर उपस्थित होते हैं और यह समसूत्री विभाजन में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। और यह दोनों कोशिकाएं एक कंडीशन में क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है बीजांड द्वार की तरफ आ जाता है, यह बीजांड द्वार की तरफ आ जाता है, और दूसरी कोशिका इसके अपोजिट साइड, जो जिसे हम निभाग कहते हैं, चलेजा के साइड चला जाता है, यानी निभाग के साइड चला जाते हैं। यानी दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं, 2 साइड जाके स्थित हो जाती हैं। अब इन कोशिकाओं में भी विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में भी क्या होता है, विभाजन होता है। और ये कोशिकाएं विभाजित होकर के 1 से 2 कोशिका बनाती हैं। यहाँ भी ये भी 1 से 2 कोशिका हुई, ये भी 1 से 2 कोशिका विभाजित हो गई। यानी ये 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो 2 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ स्थित हैं और 2 कोशिकाएं निभाग की तरफ स्थित हैं। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि जो ये 4 कोशिकाएं, मतलब ये विभाजित हुई और ये विभाजन के बाद और ये 2 फिर से विभाजित होकर 4 सेल बना लेती हैं। ये 2 विभाजित होकर के 4 सेल बना लेती हैं। फिर इनमें भी समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 से क्या होती हैं, ये 2 से 4, 4 से फिर 8 कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। मतलब विभाजन होता रहता है और अलग अलग तरह से कोशिकाएं इनमें बनती रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने, एक कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये 2 कोशिकाएं फिर से विभाजित हुई, विभाजित होकर 4 कोशिकाओं का निर्माण करी। और ये 4 कोशिकाएं फिर से विभाजित हुई, विभाजित होकर के 4 से 8 कोशिका का निर्माण किया। ठीक, अब इनमें अरेंजमेंट होता है।
अब इन कोशिकाओं में अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ऊपर की 4 कोशिका ऊपर की साइड चली जाती है और फिर 4 कोशिका नीचे की साइड, मतलब 4 कोशिका बीजांड द्वार की साइड और 4 कोशिका निभाग की साइड हो जाती हैं। चारों कोशिका मतलब ये 8 कोशिकाएं 4-4 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। इन चारों में से जो निभाग की तरफ स्थित कोशिकाएं होती हैं, यानी निभाग की तरफ जो कोशिकाएं स्थित हैं निभाग की साइड, उनमें से एक कोशिका सेंटर में आता है और फिर इसके बाद बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं 4 स्थित हैं, इनमें से भी एक कोशिका सेंटर में आता है, यानी दोनों साइड से एक एक कोशिका क्या हो रहा है, सेंटर में आके स्थित हो रहा है और एक किसका निर्माण कर रहा है, पूरा द्वितीयक केंद्रक का, यानी पोलर न्यूक्लियाई का। अरेंजमेंट ये इस तरह से हो रहा है कि इन 8 कोशिकाओं में से एक एक कोशिका क्या होती है, एक एक कोशिका सेंटर में आ जाती है और सेंटर में आकर के किसका निर्माण कर रही है, द्वितीयक केंद्रक का, पोलर न्यूक्लियाई का। ठीक, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर रही है, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर रही है। और इनमें से जो 3 कोशिकाएं यहाँ रुक जाती हैं और 3 कोशिकाएं यहाँ, एक एक कोशिका तो यहाँ आ गई सेंटर में, द्वितीय केंद्र का निर्माण कर लिया इसने। और फिर इसमें देखते हैं जो बीच की कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है, यानी फीमेल गैमेट कहलाती है। क्या कहलाती है, फीमेल गैमेट यानी अंड कोशिका। और इसके साइड साइड की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सहायक होती हैं। ठीक, दूसरी साइड प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, यानी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं हम कि किस तरह से इनमें सभी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। मतलब जो इसके पहले हमने देखा था कि कैसे अरेंजमेंट होता है, ये सारी कोशिकाएं कैसे बन रही, ये सारी कोशिकाएं आपने अच्छी तरह से देखा। इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की है, यानी 7 कोशिकी, एक कोशिका ही है, ये पूरी एक कोशिका है। और ये तीनों अलग कोशिका, ये तीनों अलग कोशिका, यानी आप कितनी कोशिकाएं होगी, 3 इधर 3 इधर, 6 कोशिकाएं और ये कोशिका, 7 कोशिका। केंद्र कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से इसका निर्माण हुआ आपने अच्छी तरह से देखा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि बीजांड काय के अंदर जो भ्रूणीय अवस्था होती कैसी होती है, तो हमें क्या बताना है कि वह 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय अवस्था होती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। कैसे, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। कहाँ पे, बीजांड काय के भ्रूण कोश में। इसमें जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका भी इसी के अंदर आके यहाँ से बीजांड द्वार से प्रवेश करती है और पराग नलिका में फीमेल गैमेट उपस्थित होता है और यह एक जा कर के सेंटर यानी द्वितीय केंद्र से फ्यूजन करता है। 2 मेल गैमेट उपस्थित होता है इसमें, एक मेल गैमेट द्वितीय केंद्र से फ्यूजन करता है और एक मेल गैमेट अंड कोशिका से फ्यूजन करता है। ठीक, दोनों जो मेल गैमेट होते हैं ये अलग अलग, एक मेल गैमेट द्वितीय केंद्र से, एक मेल गैमेट अंड कोशिका से फ्यूजन करता है, यानी फीमेल गैमेट से। ठीक, तो जो मेल गैमेट यहाँ द्वितीय केंद्र से फ्यूजन करता है वह बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है, PEN, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और जो अंड कोशिका से फ्यूजन करता है वह भ्रूण का निर्माण करता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक, और कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि जो केंद्रक से फ्यूजन किया होता है मेल, उसकी कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है, ट्रिप्लॉयड होती है, कैसी होती है।
तो हमें क्या बताना है कि इसमें कंडीशन कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक। और जो भ्रूणी मतलब यहाँ भ्रूण क्या बोलते हैं, अंड कोशिका से फ्यूजन कर रहा है उसे डिप्लॉयड कहते हैं, 2n प्रोसेस। तो अभी हम सब ने जाना कि कैसे जाया के अंतर्गत सारी क्रियाएं मौजूद हो रही हैं, यानी कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही हैं, सब अच्छी तरह से समझा। अभी जो लास्ट पोर्शन में समझा था, जो पराग नलिका है, पराग नलिका किस तरह से आकर के बीजांड में प्रवेश कर रही है और बीजांड में प्रवेश करके कैसे फ्यूजन कर रही है, ये क्रियाएं थोड़ी हम नेक्स्ट यानी इसके बाद वाले वीडियो में स्पष्ट रूप से पूरी तरह से क्लियरली जानेंगे कि कैसे दो मेल गैमेट आकर के कैसे फीमेल गैमेट से फ्यूजन कर रहा है और कैसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है, कैसे इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें लास्ट वाले यानी लास्ट वीडियो में हम इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे। ये था थर्ड पार्ट, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।